तो आज आपका बायोलॉजी का क्लास होगा जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बायोलॉजी है जो क्या है, तो बायोलॉजी आपका हुआ BIOLOGY। तो बायोलॉजी इस प्रकार लिखाता है। तो क्या होगा कि बायो जो हुआ, तो बायो का मतलब क्या हुआ, तो बायो से होता है बायोस, BIOS बायोस होता है। और उसके बाद जो लॉजी है, तो लॉजी का मतलब हुआ, लॉजी का मतलब आपका हो जाएगा टू स्टडी। लॉजी का मतलब टू स्टडी, टू स्टडी हो गया। तो बायोस, बायोस मतलब अब क्या हुआ, ये जो बायोस है जो ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है तो बायोस का अथी मतलब इंग्लिश वर्ड क्या होगा, तो इंग्लिश वर्ड आपका हो जाएगा लिविंग। बायोस है जो ग्रीक वर्ड है और उसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा, लिविंग, यानी कि जीव। लिविंग का हो या लाइफ हो, लाइफ, लिविंग या लाइफ होगा, यानी कि जीव या सजीव। तो जीव या सजीव, या मतलब इंग्लिश में कहो तो अच्छी लिविंग या लाइफ। तो टू स्टडी हुआ, बायोस मतलब बायोस है जो कि ग्रीक वर्ड है, तो इसको इंग्लिश में लिविंग या लाइफ कहेंगे। तो लिविंग या लाइफ मतलब जीव या जीवन। और टू स्टडी, टू स्टडी मतलब क्या हुआ, अध्ययन, अध्ययन हुआ। तो यही है कि जीव या सजीव, जीव को या सजीव को या जीवन को, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बायोलॉजी कहते हैं। उसके अध्ययन को, जीव यानी कि सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहेंगे। तो इसमें हुआ कि बायोलॉजी में इसको, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को हम लोग क्या कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। क्या कहेंगे बायोलॉजी को, द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ लिविंग, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग कहेंगे। मतलब सजीव, सजीवों का अध्ययन क्या होगा, हिंदी सजीवों, सजीव वस्तुओं का अध्ययन बायोलॉजी में करते हैं। तो बायोलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है, तो बायोलॉजी के फादर जो होंगे, बायोलॉजी के फादर जो है उनको इंग्लिश में अरिस्टोटल कहा जाता है। क्या कहेगा, अरिस्टोटल, ARISTOTLE, जिनको हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। अरस्तु है बायोलॉजी के फादर हैं, जो कि अरस्तु हैं। बायोलॉजी में सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो आपका पूछेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, मतलब बायोलॉजी का भी, बायोलॉजी का भी और जूलॉजी का भी, बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का फादर कौन कहलाएंगे, तो बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का फादर आपका कौन कहला जाएंगे, तो अरस्तु कहला जाएंगे। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का फादर अरस्तु कहलाएंगे। जूलॉजी में क्या होता है, तो एनिमल, एनिमल का अध्ययन होता है। और हम लोग जो है क्या है, ह्यूमन भी एक एनिमल, एनिमल ही है। ह्यूमन भी यानी कि मानव भी एक एनिमल ही है। तो इन मानव और जो जीव है, मतलब जो जानवर वगैरह है, वो सब एक ही है। और मतलब दोनों का एक ही जूलॉजी में ही पढ़ना होता है, मानव के बारे में भी और जानवर वगैरह के भी बारे में। और जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का पिता अगर जो पूछेगा, बायोलॉजी का पिता पूछेगा तो भी अरस्तु, और जूलॉजी का भी पिता पूछेगा तो अरस्तु। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, मतलब हिंदी में इसको कह सकते हैं जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। अब आपको पूछेगा कि अरस्तु, अरस्तु जो थे इनका एक बुक था, तो अरस्तु के बुक का क्या नाम था, तो अरस्तु के बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया। क्या नाम था, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया नाम था। अरस्तु के बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया। तो थियोफ्रेस्ट, अरस्तु के बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो
थियोफ्रेस्टस जो आए, तो थियोफ्रेस्टस को किसका मतलब जनक कहा जाता है या फादर कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को पूछेगा कि किसका जनक कहते हैं या फिर फादर कहते हैं, तो आपका क्या होगा? बोटनी का। क्या होगा? बोटनी का। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस है। तो बोटनी में क्या चीज़? वनस्पति यानी कि प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है। प्लांट्स के बारे में किस में पढ़ते हैं? तो बोटनी में। और बोटनी का हिंदी हुआ वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस भी एक बुक लिखे थे, तो इनका बुक का क्या नाम था? तो इनके बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ इनके बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। थियोफ्रेस्टस के बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इसके बाद आए थियोफ्रेस्टस के बाद एक वैज्ञानिक जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। थियोफ्रेस्टस के बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इसके बाद आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या चीज़ कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या होगा? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब सूक्ष्म माइक्रो मतलब क्या हुआ? तो सूक्ष्म हो गया। अब बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु की खोज की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और एंटोनी वॉन ने क्या क्या किए? तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज किए, और उसके बाद स्पर्म की खोज किए। स्पर्म मतलब शुक्राणु की खोज किए, और आरबीसी की खोज किए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ही। आरबीसी की भी, और उसके बाद एक प्रोटोजोआ की खोज किए। क्या किए थे? प्रोटोजोआ की खोज। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, बहुत से अपने खोज के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की, स्पर्म यानी शुक्राणु की खोज की, आरबीसी की, और प्रोटोजोआ की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक खोज किए। और इन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ही खोज किए थे। अब इसके बाद क्या पूछेगा अभी जो आपको कि आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान के जनक। आधुनिक पूछेगा मतलब ये तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हुए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लेकिन आधुनिक पूछेगा कि आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, तो मतलब मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जनक पूछेंगे, फादर पूछेगा, तो आपको बोलना है लुई पास्चर। कौन थे? लुईस पास्चर। आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक थे लुईस पास्चर। और केवल पूछेगा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, तो लीवेनहॉक। और लीवेनहॉक ने बहुत से खोज किए, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और आरबीसी, प्रोटोजोआ और जीवित कोशिका की खोज किए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। लेकिन आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक पूछेगा तो लुईस पास्चर को कहा जाता है। अब इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल थे। तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है दी फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहता है? कहा जाता है दी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है।
जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को, मतलब आनुवांशिक विज्ञान के पिता कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी विज्ञान के पिता कहा जाता है। अब है इसके बाद कि अब आगे इसमें पढ़ना कि लिविंग, तो लिविंग में मतलब कोई भी लिविंग इस है तो उसके अंदर क्या क्या खूबी होगा। यदि जो मतलब जो लिविंग रहेगा उसके अंदर अभी जो बताएंगे वो सब खूबियाँ रहना जरूरी है, तभी वह लिविंग कहलाएगा, अन्यथा लिविंग नहीं कहलाएगा। तो कोई भी लिविंग कब कहलाएगा, तो लिविंग कहलाने के लिए या लिविंग मतलब वही होगा जिसके अंदर ये खूबी होना चाहिए। पहला नंबर, उसके अंदर सेल होना चाहिए, मतलब सेल होगा और मतलब कोशिका, और उसके साथ उसके उसके अंदर न्यूट्रिशन होगा, मतलब वह पोषण करेगा, मतलब पोषण लेगा। तो द फादर ऑफ जेनेटिक्स ये था, इसका जेनेटिक्स का मतलब अनुवांशिकी विज्ञान के पिता थे ग्रेगर मेंडल। लेकिन हाँ, लिविंग कहलाने के लिए वो उसके अंदर सेल होना चाहिए, वो न्यूट्रिशन मतलब करना चाहिए, पोषण करना चाहिए, और मूवमेंट करना चाहिए। मूवमेंट मतलब गति हो, उसके अंदर गति हो। और उसके बाद आपका एक्सक्रीशन करना चाहिए। एक्सक्री एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन करना चाहिए। एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन करना चाहिए। तो और उसके साथ साथ है कि रेस्पायरेशन होना चाहिए। रेस्पायरेशन मतलब श्वसन होना चाहिए। उसके अंदर जो सजीव है उसके अंदर श्वसन होना चाहिए। एक्सक्रीशन होना चाहिए मतलब उत्सर्जन होना चाहिए। मूवमेंट होना चाहिए यानी कि गति होना चाहिए। न्यूट्रिशन मतलब वो पोषण करे, मतलब पोषण कुछ आहार वगैरह ले, और सेल उसके अंदर कोशिका होना चाहिए। फिर रेस्पॉन्स 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 टू रेस्पॉन्स टू स्टिमुली मतलब वो किसी भी चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया करे, मतलब उसको कोई अ, चाट मारे या कहीं जले तो वो कुछ प्रतिक्रिया करे। तो ये भी गुण उसके अंदर होना चाहिए। कुछ भी किसी के भी प्रति अ, जलन उलन हो, या फिर मतलब कोई व्यक्ति उससे लड़ाई मतलब लड़ाई झगड़ा में मारपीट किया तो उसके साथ वो भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करे। और उसके साथ साथ स्टिमुली रेस्पॉन्स मतलब क्या हुआ, उस कोई भी क्रिया किया तो उसके प्रति ये प्रतिक्रिया करे। तो प्रतिक्रिया करे और उसके साथ साथ उसका ग्रोथ हो मतलब वृद्धि हो। तो ग्रोथ मतलब वृद्धि हो, और वो रिप्रोडक्शन करे। रिप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन करे। रिप्रोडक्शन मतलब वो प्रजनन करे, तभी उसको सजीव माना जाएगा, मतलब लिविंग में माना जाएगा। जो भी लिविंग रहेगा उसके अंदर सेल होगा, मतलब ये जितना भी है, ये भी जितना लिखा हुआ है ये सब में से कुछ ना कुछ गुण उसके अंदर होना चाहिए लिविंग होने के लिए। या तो सेल होना चाहिए, या न्यूट्रिशन मतलब आहार लेना चाहिए, मूवमेंट उसमें गति होना चाहिए, एक्सक्रिएशन हो मतलब उत्सर्जन वो करे, रेस्पायरेशन मतलब श्वसन श्वसन करे, रेस्पॉन्स टू स्टूमुली मतलब कि अथी उसको ऊपर कोई एक चाट मारा तो उसको मतलब कुछ एहसास हो, मतलब वो भी प्रतिक्रिया करे, ग्रोथ वृद्धि हो, और रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन करे, तभी उसे सजीव में गिना जाएगा। अब आपके कुछ अध्ययन है, मतलब इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है ये आपको याद करना है। जैसे कि मस्तिष्क, तो मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहेंगे। मस्तिष्क के अध्ययन के इसी तरह अगर जो पूछा आँख के अध्ययन को, तो आँख के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो ऑप्थाल्मोलॉजी कहा जाएगा। क्या कहेंगे, ऑप्थाल्मोलॉजी ऑप्थाल्मोलॉजी कहा जाएगा आँख के अध्ययन को। उसके बाद जोड़ों को जोड़ जो होता है, जोड़ों का अध्ययन, जैसे दो हड्डी के बीच जो जोड़ होता है उसके अध्ययन को क्या कहेंगे, तो आर्थ्रोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्थ्रो आर्थ्रोलॉजी कहेंगे। दो हड्डियों का बीच जो जोड़ होता है उसके अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी कहेंगे।
फिर नाक कान गले, नाक नाक कान गले, नाक कान गला रहा मतलब, तो इन सभी में से कि कोई भी एक रहा तो उसके अध्ययन को क्या कहेंगे, तो ओ- ओटे ओटे ओटोलेरियो जियोलॉजी कहेंगे, ओटोलैरिन जियोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, नाक कान गले के अध्ययन को ओटोलैरिन जियोलॉजी ओटेलैरिन जियोलॉजी कहेंगे। त्वचा के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो त्वचा रहेगा तो त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, डर्मेटोलॉजी। डर्मे मतलब होता ही है त्वचा, तो डर्मेटोलॉजी कहेंगे। तो त्वचा के अध्ययन को, दांत के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहेंगे। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी, दांत के अध्ययन को। और उसके बाद यदि जो पूछा हृदय के अध्ययन को, तो हृदय के अध्ययन को कार्डियक मतलब होता है हृदय, तो इसी तरह से अगर जो हृदय के अध्ययन को पूछेगा तो कार्डियोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहेंगे। और यदि जो रक्त के अध्ययन को पूछा तो हेमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी हेमाइटोलॉजी कहेंगे रक्त के अध्ययन को। और रक्त के अध्ययन के बाद अगर जो इसमें पूछ लिया कि कोशिका के अध्ययन को, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहेंगे। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को। और ऊतक के अध्ययन को पूछा तो ऊतक यानी कि टिश्यू, तो टिश्यू के अध्ययन को पूछेगा तो हिस्टोलॉजी कहेंगे। हिस्टोलॉजी, टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। और यदि जो हड्डी के अध्ययन पूछा, हड्डी को तो ओस्टियोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, ओस्टियोलॉजी। हड्डी के अध्ययन को पूछेगा तो ओस्टियोलॉजी कहेंगे। और अगर जो मांसपेशी के अध्ययन पूछा, मांसपेशी के अध्ययन को पूछा, मांसपेशी मतलब इंग्लिश में मसल्स के अध्ययन को, यानी यह मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो मायोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहेंगे। और यदि जो रक्त वाहिका जो होता है, रक्त वाहिका, उसके अध्ययन पूछा, रक्त वाहिका का अध्ययन पूछा तो एनजीओ रक्त वाहिका अगर जो पूछा इसका तो एंजियोलॉजी कहेंगे रक्त वाहिका का अध्ययन को। फेफड़ा का अध्ययन पूछा तो फेफड़ा का अध्ययन अगर जो पूछ लिया तो पल्मोनोलॉजी। क्या कहेंगे, पल्मोनोलॉजी कहेंगे फेफड़ा के अध्ययन को, पल्मोनोलॉजी। और अगर जो तंत्रिका के अध्ययन पूछा, तंत्रिका का अध्ययन पूछा तो क्या कहना है, इसमें भी आपको न्यूरोलॉजी ही कहना है। तंत्रिका के अध्ययन में ही न्यूरोलॉजी ही होगा। तंत्रिका का अध्ययन भी क्या होगा, तो न्यूरोलॉजी। और मस्तिष्क का भी न्यूरोलॉजी। अगर जो पाचन तंत्र का पूछा, पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र का अध्ययन हो जाएगा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। क्या होगा, पाचन तंत्र का अध्ययन पाचन तंत्र का अध्ययन, ये जो थोड़ा नाम है लंबा है, इसलिए इसको हिंदी में भी यही लिखाता है और इंग्लिश में भी यही लिखाता है, इसलिए इसी प्रकार आपको याद करना होगा। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पाचन तंत्र के अध्ययन को गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कहेंगे। और वृक्क के अध्ययन पूछा, वृक्क मतलब किडनी के, तो होगा नेफ्रोलॉजी होगा। वृक्क का अध्ययन क्या होगा, तो नेफ्रोलॉजी होगा। और यदि जो पूछा मूत्रमार्ग के अध्ययन, तो मूत्रमार्ग के अध्ययन को यूरोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे,
यूरोलॉजी कहेंगे मूत्र मार्ग के अध्ययन को। और यदि पूछा यकृत, यकृत का हो यानी लीवर, या फिर इसको जिगर भी कहा जाता है। यकृत यानी लीवर, इसी को जिगर भी कहते हैं, तो इसका अध्ययन होगा हेपेटोलॉजी। क्या होगा? हेपेटोलॉजी होगा यकृत के अध्ययन। हार्मोन एवं ग्रंथियां, हार्मोन और ग्रंथि, हार्मोन और ग्रंथि। तो हार्मोन और ग्रंथि के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो एंडोक्राइनोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी। हार्मोन और ग्रंथि के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अब हुआ कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के अध्ययन को कहेंगे इम्यूनोलॉजी। क्या कहेंगे? इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी कहेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता के अध्ययन को। अब आगे आपका और कुछ अध्ययन है जो अभी लिखाएंगे और बताएंगे। अब यदि पूछा कि रोग का अध्ययन, तो रोग का अध्ययन क्या होगा? तो पैथोलॉजी होगा। क्या होगा? रोग का अध्ययन पैथोलॉजी होगा। रोग का अध्ययन पूछेगा तो पैथोलॉजी। और कीटों का अध्ययन, कीट मकोड़ा जो होता है उसका अध्ययन एंटोमोलॉजी होगा। क्या होगा? एंटोमोलॉजी होगा कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। और शरीर की रचना, हमारा जो शरीर है उसकी रचना का अध्ययन पूछेगा तो आपको हो जाएगा एनाटोमी। क्या होगा? शरीर की रचना का अध्ययन एनाटोमी हो जाएगा। शरीर की रचना का अध्ययन एनाटोमी।